हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किरण प्रकाशिकी क्या होता है, तरंग प्रकाशिकी क्या होता है और इनमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। साथ ही देखा था प्रकाश के बारे में, प्रकाश की प्रकृति देखी थी जिसमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ा था। प्रकाश की प्रकृति में हम लोगों ने न्यूटन का कणिका सिद्धांत देखा था जिसमें बताया गया था कि प्रकाश एक कण है। साथ ही हम लोगों ने हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के बारे में थोड़ी बात की थी। डिटेल बात करेंगे हम लोग जब तरंग प्रकाशिकी पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन था तो बात की गई थी कि प्रकाश एक तरंग है और उसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या की गई, व्यतिकरण विवर्तन इन सब की व्याख्या की जा सकती है। फिर साथ में बात की थी हम लोगों ने कि वस्तु क्या होती है, आभासी वस्तुएं क्या होती हैं, वास्तविक वस्तुएं क्या होती हैं, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो पहली हेडिंग आज की है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम लोगों को पता है, क्लास 10 हम लोग पढ़ते आते हैं कि जब कोई माध्यम दिया हो और उस माध्यम को पृथक करने वाली कोई बाउंड्री होती है और प्रकाश की किरण आपतित होती है उस बाउंड्री के ऊपर या उस परिसीमा के ऊपर, टकरा करके उसका कुछ भाग वापस चला जाता है उसी माध्यम के अंदर। तो जो भाग वापस चला जाता है उसी माध्यम के अंदर, उसी परिघटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा लिखी भी है, दो माध्यमों को पृथक करने वाली परिसीमा, दो माध्यमों को पृथक करने वाली यह परिसीमा है, इस पर आकर के प्रकाश टकराता है तो उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसी माध्यम में अगर लौट जाता है तो हम कहते हैं प्रकाश की यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अब अगर यहां से हम लोग बात करें कि प्रकाश का परावर्तन ये हो गया, इसमें जो आती हैं किरणें उनको हम कहते हैं आपतित किरण। इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है आपतित किरण। ये आपतित किरणें होती हैं, ये आपतित किरण हो गई जो आकर के गिरती हैं सतह के ऊपर, और जिस सतह पर गिरती हैं उसे हम कहते हैं परिसीमा या फिर बाउंड्री कहा जाता है। इंग्लिश में बाउंड्री कहते हैं, हिंदी में परिसीमा कहते हैं। ठीक है, परिसीमा हो गई, परिसीमा या फिर इसको हम बाउंड्री कहते हैं। जिस बिंदु पर आकर के टकराती हैं उस बिंदु को कहा जाता है, उसे डिनोट कर देते हैं, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इंग्लिश में इसे। आपतन बिंदु हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपतन बिंदु हो गया। साथ ही जो आपतन बिंदु के ऊपर अभिलंब खींचा जाता है, जो सतह पर लंब होता है, उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो ये अभिलंब होता है जिसे इंग्लिश में नॉर्मल कहा जाता है, ये नॉर्मल होता है। इन्हें कहते हैं हम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहा जाता है इनको, और इसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है इसे। ठीक है, इंग्लिश में ये छोटे छोटे टर्म है, याद रख सकते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, जिसे आई से डिनोट किया जाता है। ये क्या है, तो ये है आपतन कोण। आपतन कोण पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। साथ ही अभिलंब और जो यहां पर किरण वापस जाती हैं, सतह से टकराने के बाद जो किरण वापस जाती हैं, इन किरणों को कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो गई। परावर्तित किरणों को इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ठीक है, साथ ही अगर बात करें अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच का जो कोण होता है, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या होता है, तो ये परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है इसे इंग्लिश में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आकर के जिस सतह पर आपतित होता, सतह पर आपतित होने के बाद सतह से टकराकर कुछ भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरणें आकर सतह पर गिरती हैं उनको आपतित किरणें कहा जाता है। जो जिस बिंदु पर आकर के गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो सतह पर लंब खींचा जाता है उसे अभिलंब कहा जाता है, और जो किरणें उस परिसीमा से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं इनको कहते हैं परावर्तित किरणें। ठीक है, और यहां पर अभिलंब आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है आपतन कोण होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो होता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हो गया समतल सतह के लिए। लेकिन अगर समतल सतह ना दी गई हो तो क्या कह सकते हैं, समतल सतह ना दी गई हो तो सतह इस तरह की दी जा सकती है, कुछ इस तरह की सतह दी गई हो। आगे हम लोग जब दर्पण पढ़ेंगे वहां पर बात करेंगे। यहां पर ये मान लेते हैं अवतल दर्पण है,
ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। बात किया जाए इन पर जब प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है तो वो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो यहां पर अगर कोई प्रकाश की किरण आकर के आपतित होती है कुछ इस तरह से, प्रकाश की किरण यहां पर आकर के आपतित होगी, जब ये प्रकाश की किरण आपतित होती है यहां पर हमें अभिलंब खींचना होता है। तो अगर अभिलंब के बारे में बात करें, अभिलंब कैसे खींचते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस बिंदु पर ये टकराती है उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो एक स्पर्श रेखा इस तरह से खींच देते हैं, कुछ इस तरह से स्पर्शी खींचते हैं, एक ये स्पर्श रेखा खींच दी गई। ठीक है, अब इस स्पर्श रेखा पर हमें लंब खींचना रहता है। तो अगर इस स्पर्श रेखा पर अगर हम लंब खींचें तो कुछ इस तरह का बनेगा लंब, ये कुछ इस तरह का लंब बनेगा, ये ऐसा लंब होगा। तो जब भी कभी हमें समतल सतह ना दे करके वक्राकार सतह दे दी गई हो, अभिलंब खींचना हो, तो सबसे पहले उसके ऊपर हम जिस बिंदु पर आकर प्रकाश गिरेगा उस बिंदु पर हमें क्या करना होगा, उस बिंदु पर हमें सबसे पहले एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी और उस स्पर्श रेखा पर एक लंब बनाना पड़ेगा जो काम कर रहा होगा अभिलंब का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यहां पर जितने कोण पर ये आकर के गिरी हैं उतने ही कोण पर वापस चली जाएंगी। तो अगर हम लोग यहां से देखें कि ये वापस जाएंगी किधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ वापस चली जाएंगी, जिधर से आई थी इधर, ये ऐसा हो गया, ये वापस चली गई उसी माध्यम में। तो इस तरह से अगर कोई गोलीय सतह होती तो उससे प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है। ये आई है, ये आर होगा। ठीक है, साथ ही अगर बात करें अवतल सतह दी गई हो, यहां पर क्या होगा, तो अवतल सतह दी गई है, मान लेते हैं प्रकाश यहां पर आकर के ऐसे आपतित होता है इस तरह से, कुछ ये प्रकाश आकर के आपतित हो रहा है। हमें क्या करना है सबसे पहले, तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले हम क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। तो अगर यहां पर एक अभिलंब बनाया जाए तो कुछ इस तरह का अभिलंब बनेगा, ये अभिलंब बनेगा, मतलब स्पर्शी बनेगी। और अगर स्पर्शी को 90 डिग्री पर एक और लाइन खींची जाए, तो 90 डिग्री पर अगर हम यहाँ एक लाइन खींचते हैं तो कुछ इस तरह की लाइन आएगी, यही लाइन कहलाती है अभिलंब। ध्यान रखेंगे। तो ये स्पर्शी थी, यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये स्पर्श रेखा थी। आपतन बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है और इस पर जो लंब खींचा जाता है उसी को कहते हैं हम अभिलंब कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। यहां पर किरण आकर के गिर रही आपतित किरणें हैं और वापस इधर जाएंगी तो वो परावर्तित किरणें हो जाएंगी। यहां पर एंगल आई बनेगा तो इधर एंगल आर बनेगा। तो अगर समतल सतह दी होती तो इस तरह प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है, अगर वक्राकार सतह दी होती है, गोलीय सतह दी होती है, तो इस तरह से प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है। अभिलंब हमेशा कहां से गुजरता है, तो याद रखेंगे अभिलंब जो इसका गोला होगा, गोलीय कोश जो बनेगा उसके केंद्र से होकर गुजरेगा, जिसे हम आगे वक्रता केंद्र नाम देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, आगे देखेंगे जब हम लोग गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उससे जुड़े कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया अभिलंब और ये हो गया अभिलंब की अभिलंब खींचना कैसे होता है। अगर समतल सतह ना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपतन बिंदु पर एक स्पर्शी खींचेंगे, स्पर्शी पर लंब खींचेंगे, वो सतह पर अभिलंब होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब आगे बात करें प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, देखते हैं। तो सबसे पहला लिखा जाता है, प्रकाश का परावर्तन का जो पहला रूप है वो होता है नियमित परावर्तन। अगर बात किया जाए प्रकाश का जो नियमित परावर्तन होता है, इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ें, तो जब सतह कैसी दी गई हो, तो सतह अगर समतल दी गई हो, एकदम स्मूथ सतह हो, यहां पर कुछ इस तरह से, अगर इस तरह सतह दी गई होगी, यहां पर कुछ इस तरह से सतह अगर दी गई हो, ये सतह दी गई है, मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, क्योंकि दर्पण ही अच्छे परावर्तक सतह होती हैं। तो अगर मान लेते हैं यहां पर प्रकाश किरणें आकर गिर रही हैं कुछ इस तरह से, यहां से प्रकाश किरणें इधर आकर के गिरी, ठीक है, यहां से प्रकाश किरणें इधर आकर के गिर रही हैं और यहां पर प्रकाश किरणें कुछ इधर आकर के गिर रही हैं, कुछ इस तरह से आकर के प्रकाश किरणें गिर रही सतह के ऊपर। तो दर्पण से या फिर किसी समतल सतह से परावर्तन के पश्चात ये एक निश्चित दिशा में जाती हैं, ये कुछ इस दिशा में जाएंगी, ये ऐसा कुछ इस तरह से निकलती हुई हमारे सामने ये प्रतीत होंगी।
ऐसा दिखेगा हमें। तो अगर इनको देखा जाए तो यहां पर कह सकते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज था, ये प्रकाश पुंज था। हम लोगों ने पढ़ा था पुंज क्या होता है, बीम ऑफ लाइट, जिसमें कई सारी प्रकाश किरणें होती हैं। तो इधर आकर के ये गिरी तो समांतर प्रकाश पुंज आया। तो अगर इस समतल सतह से टकराएगा, समतल सतह से टकराएगा तो समतल सतह से टकराने के बाद ये एक ही दिशा में जाएंगी, तो यहां पर समांतर प्रकाश पुंज फिर मिलेगा, समतल प्रकाश पुंज मिलेगा। मतलब यहां पर ये भी कह सकते हैं एक ही दिशा में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी या होती है, जैसा भी लिखना चाहें। तो ये हो गया इसके बारे में कि अगर कोई समतल सतह है आकर के प्रकाश किरणें टकराती हैं तो क्या होगा, एक जिस तरफ से आई वो समांतर थी, जिधर जाएंगी वो भी समांतर जाएंगी, मतलब एक विशेष भाग होगा जो इल्यूमिनेट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन है, तो नियमित परावर्तन है। लेकिन एक होता है अनियमित परावर्तन, इसके बारे में अगर बात करें हम लोग तो दूसरा परावर्तन होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, ठीक है। अनियमित परावर्तन को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इंग्लिश में एक और टर्म होता है इसके लिए, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। इर्रेगुलर तो होगा ही, साथ में इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ये कैसे काम करता है या फिर इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, जैसे मान लेते हैं सतह कुछ इस तरह की है, ये इस तरह की सतह, और प्रकाश किरणें आकर के आपतित हो रही हैं कुछ इस तरह से। यहां पर ये प्रकाश किरण आकर के यहां गिर रही हैं, ठीक है। उसके बाद में एक प्रकाश किरण आकर के यहां गिर रही है और एक प्रकाश किरण आकर के यहां गिर रही है, और इस तरह से प्रकाश किरणें आकर के आपतित हो रही हैं, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब क्या होगा, परावर्तित होंगी। तो अगर यहां पर लंब खींचा जाए कुछ इस तरह से तो ये इधर जाएंगी, ठीक है। और यहां पर अगर लंब खींचा जाए तो ये इधर जाएंगी, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग लंब खींचते हैं तो कुछ ये इधर जाएंगी। मतलब क्या है कि जो परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल रही हैं, परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल रही हैं। तो जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे अनियमित परावर्तन है। यहां पर एक ही भाग में तीव्रता अधिकतम नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। वहां पर एक ही भाग में, मतलब कोई विशेष भाग था जहां पर समांतर किरणें आ रही थी, वो भाग इल्यूमिनेट हो रहा था, प्रकाशित हो रहा था। यहां पर ऐसा नहीं है, विभिन्न दिशाओं में फैल रही हैं, चारों तरफ फैल जाएंगी, तो अनियमित परावर्तन होता है। तो सतह अगर समतल है या फिर चिकनी सतह है, ठीक है, तो ऐसा होगा। और सतह खुरदरी है, जिसे हम कहते हैं रफ सरफेस। अगर रफ सरफेस है, खुरदरी सतह है, तो वहां से जो प्रकाश का परावर्तन होता है अनियमित परावर्तन होता है। यहां पर जो परावर्तन होता है उसके उदाहरण के बारे में बात करें तो यहां पर दर्पण हो गए, जिसमें बेसिकली हम बात करते हैं समतल दर्पण की। आगे पढ़ेंगे भी हम अभी समतल दर्पण क्या होता है। और तो ये कह सकते हैं कि कागज हो गया, पत्थर हो गए, स्टोन हो गया आदि। वो कैसी सतह होती हैं, तो अनियमित सतह होती है, खुरदरी सतह होती है। तो वहां पर जो प्रकाश का परावर्तन होता है अनियमित होता है, और दर्पणों से जो समतल दर्पण होता है उससे जो प्रकाश का परावर्तन होता है नियमित होता है। जो दर्पण होते हैं वो अच्छे परावर्तक होते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो अगर बात करें पहला नियम क्या है, तो पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। कैसे? आपतित किरण, ठीक है,
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये तो हो गया पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? तो दूसरा नियम बताता है हमें एक मैथमेटिकल रिलेशन। और रिलेशन क्या है? तो ये कहते हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम हो गए, इनको समझते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे। ये हो गई सतह हमारे पास, ठीक। और यहां पर किरणें आकर के गिर रही हैं, यहां पर किरण आकर के गिर रही है, और इसे यहां से देखा गया तो ये परावर्तित हो गई इधर की तरफ, ऐसा है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हो गया समतल सतह। सपोज ये दर्पण मान लेते हैं, यहां पर ये किरणें आकर के गिर रही हैं तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। यहां पर अगर हम लोग लंब खींचेंगे तो वो अभिलंब होगा, तो ये अभिलंब हो गया, कुछ इस तरह का ये अभिलंब है, ये अभिलंब हो गया। साथ ही अब अगर हम वो बात करें कि ये आपतन बिंदु होगा, ओ होगा, तो मान लेते हैं आपतित प्रकाश जो आ रहा है उसके लिए इकाई सदिश दिया गया है ई आई कैप। तो ये क्या है? आपतित प्रकाश की दिशा में इकाई सदिश, ठीक है। और दूसरा ये जो होगा एन कैप, अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश है, अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश। और बात करें कि यहां पर जो परावर्तित किरणें हैं, मान लेते हैं वो ई आर कैप है। परावर्तित किरण की दिशा में इकाई सदिश, ठीक है। परावर्तित किरण की दिशा में इकाई सदिश है। अब अगर बात करें यहां पर जो कोण बन रहा है, सपोज थीटा है ये, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्योंकि वो भी नियम लिखा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर रहेगा। ये तो नियम पढ़ चुके हम लोग। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सदिश रूप में। तो सदिश रूप में जब लिखा जाता है ई आर, ई आई और एन कैप का संबंध, तो लिखा जाता है ई आर कैप इज इक्वल टू ई आई कैप -2। यहां पर हम लोग लिखते हैं ई आई कैप डॉट एन कैप, बाहर लिखा जाता है एन। ये होता है परावर्तित किरण की दिशा में इकाई सदिश का मान, आपतित किरण जो होती है उनकी दिशा में इकाई सदिश तथा अभिलंब जो होता है उसके लिए। यहां पर एक डॉट लगा है, ध्यान रखेंगे। यहां पर ये एन कैप है और यहां पर ये लिखा है ई आई और ये डॉट लगा है, ठीक है। तो ई आर कैप इज इक्वल टू ई आई कैप -2 ऑफ ई आई डॉट एन कैप, और पूरे का जो मल्टीप्लाई होगा वहां एन कैप लिखा जाएगा। तो ये होता है परावर्तित किरण की दिशा में इकाई सदिश। अगर निकालना हो तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसका डेरिवेशन क्या? तो डेरिवेशन यहां पर नहीं हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ बताना था कि फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये होता है परावर्तित किरण की दिशा में इकाई सदिश। जब भी कभी परावर्तित किरण की दिशा में इकाई सदिश निकालना हो, आपतित किरण की दिशा में इकाई सदिश दिया गया हो, अभिलंब का दिया गया हो, तो यहां इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया परावर्तन के नियम। पहला नियम आपतन कोण, वो दूसरा जो है
तो ये हो गए परावर्तन के नियम, जहां पर हम लोगों ने देखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होते हैं वो तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर रहता है, जिसमें कोण आई बराबर कोण आ। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक कांच की समतल सतह होती है जिसकी एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है, तो वो समतल दर्पण का काम करने लगती है। तो समतल दर्पण को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसे, ये हो गया हमारे पास समतल दर्पण। मान लेते हैं ये कांच का समतल प्लेट है और इसको एक तरफ से पॉलिश कर दी जाए, तो ये हो गया एक कोई कांच की प्लेट है, समतल प्लेट है, इसको दूसरी तरफ से पॉलिश कर दिया जाए। अगर यहां पर अगर इसको हम दूसरी तरफ से पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारे पास समतल दर्पण बन जाता है। तो कोई कांच की समतल सतह जो एक तरफ से पॉलिश की गई, पॉलिश सिल्वर की जाती है, तो वहां पर जो हमारे पास एक तरफ बनता है वो परावर्तक सतह बनती, दूसरा पॉलिश सरफेस बन जाती है। अब अगर इसके सामने हम दो तरह की वस्तुएं रखते हैं, जैसे पहली वस्तु हम लोग रखते हैं बिंदु रूप में वस्तु, ये कोई बिंदु रूप में वस्तु है, इसका प्रतिबिंब हम लोग बनाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि परावर्तित किरणें हो या अपवर्तित किरणें हो तो यहां पर परावर्तन होगा, तो परावर्तित किरणों का जो कटान बिंदु होगा वो हमारे पास इमेज का काम करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा। यहां पर वास्तविक रूप में भी मिल सकती, मिलती हुई प्रतीत भी हो सकती। तो मान लेते हैं एक प्रकाश किरण सीधे जा रही, इधर एक प्रकाश किरण सीधे गई, तो जो सीधे प्रकाश किरण जाएगी, तो हम लोगों को पता है जो सीधे प्रकाश किरण निकलती हैं अगर दर्पण पर लंबवत आपतित होंगी तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो आर की वैल्यू भी 0 होगी। तो अगर इस रास्ते से गई हैं ये इस रास्ते से, तो वापस इसी रास्ते पर लौट आएंगी। ठीक है, एक प्रकाश किरण बन गई। दूसरी प्रकाश किरण हम लोगों को बनाना है तो कहीं और पर आपतित करवा देते हैं। मान लेते हैं इधर आपतित हो गई, यहां कहीं पर, ये यहां कहीं पर आपतित हो रही है, मान लेते हैं यहां आपतित हो गई। ठीक है, तो अगर जब ये यहां पर आपतित होंगी तो अब ये क्या है, कुछ कोण बना के आ रही है। यहां पर अगर अभिलंब खींचा जाए, इस सतह के ऊपर यहां अभिलंब खींचे हम लोग, तो कैसा अभिलंब होगा, यहां पर कोण कैसा बनेगा, तो ये अभिलंब हो गया। यहां अगर ये थीटा कोण पर आ रही हैं, ऐसे समझते हैं, ये कोण अगर थीटा है तो थीटा पर ये वापस जाएंगी, तो थीटा पर वापस जाएंगी तो कुछ इस तरह का होगा, ये बनेगा कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास निकल के आई, आपतित किरणें गईं, टकराई, वापस आई, परावर्तित किरणें बनी। तो ये इधर से गई, इधर की तरफ वापस आई। अब अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड में ये कहीं मिलेंगी, तो लेफ्ट साइड में ये कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि फैल रही हैं। तो राइट साइड में बढ़ाएं अगर इनको पीछे, तो मिलती हुई कहीं प्रतीत होंगी, देखते हैं। तो ये इधर की तरफ है ऐसा कुछ, इनको पीछे बढ़ाया गया, इधर इसको भी पीछे बढ़ाया जाए, इस वाले को भी, तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये यहां कहीं पर मिलती हुई नजर आएंगी हमें, तो यहां पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं हमें। ये हो गया इनका मिलने का बिंदु। तो अगर देखा जाए कि अगर ये वस्तु O है तो इसमें यहां पर क्या है, परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही, तो ये उसका प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रतिबिंब की कुछ खास बातें होती जो हमें याद रखनी चाहिए। अगर ये वस्तु है तो यह वस्तु यहां पर कैसी है, वास्तविक वस्तु है, वास्तविक वस्तु है, वास्तव में है, यहां से किरणें निकल रही हैं, वास्तविक वस्तु हो गई। यहां पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा है, तो किरणें वास्तव में नहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में मिलती हुई नहीं प्रतीत हो रही हैं, मिलती, तो यहां प्रतिबिंब बना। ये किरणें वास्तव में मिल तो रही नहीं है, मिलती हुई प्रतीत हो रही, तो यहां पर एक ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये ठीक है, आभासी प्रतिबिंब हो गया। और साथ में बात करें इसके प्रतिबिंब के गुणों की, तो और क्या होता है, अगर ये मान लेते हैं u दूरी है यहां से यहां तक की, और ये दूरी v है, यहां से यहां तक की दूरी v है, तो हम ये कह सकते हैं u बराबर होता है -v, क्योंकि चिन्ह परिपाटी तो यही कहती है, एक तरफ की दूरी ऋणात्मक, दूसरी तरफ की धनात्मक, चिन्ह विपरीत होगा, बाकी दोनों दूरियां बराबर होंगी, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। साथ ही बात करें दूसरा, तो ये आभासी हो गया प्रतिबिंब, और जितनी दूरी पर वस्तु होती उतनी दूरी पर ये पीछे बनता है। तो ये हो गया बिंदु वस्तु के लिए, बिंदु वस्तु के लिए। अगर कोई बिंदु वस्तु होती उसके लिए प्रतिबिंब कैसे बनता है समतल दर्पण से, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि बिंदु वस्तु नहीं है, अगर यहां पर हम लोग लिखना चाहें तो लिखते हैं, अगर बिंदु वस्तु ना हो तो क्या होगा, तो ये हम कह सकते हैं ये हो गया समतल दर्पण, ये है समतल दर्पण। और यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं
ये हो गया समतल दर्पण। अब की बार जो वस्तु रखी गई है यहां पर सामने इसके, वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मतलब इसकी कुछ लंबाई है इस बार, और लंबाई होगी इस वस्तु की, तो हम लोगों को पता है जिन वस्तुओं की लंबाई होती है उनको हम क्या मान सकते हैं, अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी होंगी, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर के बनी होगी। और बिंदुओं का प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है यहां पर हम लोगों ने अभी देखा। तो अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें बनाना हो तो क्या करना होगा, यहां से किरणें लेके जानी पड़ेंगी। तो यहां से लेकर जाते हैं किरण, ये इधर की तरफ किरण जाएगी, ठीक है, ये किरण इधर जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण यहां से ले जाएं, ये इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। दोनों 90 डिग्री पर जाकर के आपतित होंगी, तो जिस रास्ते से होकर के जाएंगी उसी रास्ते से लौट आएंगी, कुछ ऐसा होगा। ये भी जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते पर वापस लौट आएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, पुनः दोहराएगी। हो गया ऐसा। अब हमें देखना है कि बाकी के जो, अगर ये बिंदु ए है हमारे पास, ये बिंदु बी है, तो ए का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें चाहिए कम से कम। तो एक किरण यहां आपतित करवा लेते हैं हम लोग, यहां कहीं पर, ठीक है। ये प्रकाश की किरण यहां पर आपतित हुई, यहां पर इस रास्ते से चली गई, तो ये इस रास्ते से चली भी गई। तो अगर प्रकाश किरण इधर से आई है, ये इधर यहां पर जाकर के टकराएगी समतल दर्पण पर, वापस इस रास्ते से चली जाएगी। साथ ही अगर बात करें दूसरी प्रकाश किरण यहां से इस वाले की, ये मान लेते हैं यहां कहीं पर जाकर के गिरती है, और ये इस रास्ते से जाकर के वापस लौट जाती है इधर की तरफ। अब ये बाईं तरफ देखा जाए तो कहीं नहीं मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो बाईं तरफ कहीं नहीं मिलेंगी, तो दाईं तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो अगर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं, ये किरण नंबर 1 है, ये किरण नंबर 2 है, ये किरण नंबर 3 है, और ये किरण नंबर 4 है जो पिंक कलर से बनी हुई है। तो पहली और तीसरी किरणें जहां मिलेंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहां पर एक का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको अगर हम पीछे की तरफ इधर बढ़ा देते हैं, ये इधर बढ़ा दिया काफी दूरी तक। अब इन्हें हम तीसरी को देखते हैं मिलाकर के कहां मिलेंगी, तो तीसरी की जो किरणें हैं वो यहां कहीं पर जाकर के मिलेंगी, ठीक है। तो ये 1 और 3 का कटान हो गया, मतलब ए का प्रतिबिंब ए डैश बन गया। दूसरी बात अगर करें कि इस बी का प्रतिबिंब, तो बी के लिए क्या होगा, 2 और 4 का घटान, तो 4 का ये इधर बढ़ाया जाए इनको, तो यहां कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसको बढ़ाएं तो यहां मिलेगा, तो यहां बन जाएगा बी डैश। बाकी के जितने बिंदु होंगे और ए और बी के बीच में, वो यहीं सी बीच में प्रतिबिंब बनाएंगे। तो हम लोगों को पता है हम इस तरह से इसे बना सकते हैं, ये हमारे पास बनेगा डॉटेड प्रतिबिंब। तो जितनी लंबाई की वस्तु होती है, अगर ये वस्तु की लंबाई है HI, मतलब HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये है HI, तो दोनों बराबर होते हैं। HO इज इक्वल टू HI लिखा जाता है, दोनों की ऊंचाइयां बराबर होती हैं। साथ ही अगर बात करें जितनी दूरी पर होती है, तो हम लोगों ने अभी देख लिया कि जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। V है, तो यहां से लिख सकते हैं U बराबर -V या V बराबर -U लिख सकते हैं। यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा, तो पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट आभासी होगा, वास्तव में किरणें नहीं मिली हैं, आभासी होगा, सीधा होगा, ठीक है, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा, आकार के बराबर होगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दर्पण से, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर दर्पण के सम्मुख वस्तु उपस्थित हो, दर्पण के सम्मुख वस्तु रखी गई हो, वस्तु रखी गई हो, ठीक है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट क्या होगा, तो हम लोग यहां से अगला पॉइंट ये कह सकते हैं, जितनी दूरी पर बना वो तो लिख दिया, वस्तु की आकार सब बराबर हो गए। यहां पर ये ध्यान रखेंगे, ये प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा का क्या मतलब है, जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा, और जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान ये रखेंगे। तो लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। ये पार्श्विक रूप से जो उल्टा बनता है, ये समतल दर्पण के साथ गोलीय दर्पण में भी होता है,
गोलीय दर्पण में भी होता है। इसीलिए एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो उल्टा लिखा जाता है कि जब उसका प्रतिबिंब बने तो वो सीधा दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो गया पार्श्विक रूप से उल्टा। अगर हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अगर मार्कर हम लोग हमारे दाहिने हाथ में है तो जो मिरर में इमेज बनेगी हमारी उसमें मार्कर बाएं हाथ में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है पार्श्विक रूप से उल्टा, लिटरली इन्वर्टेड होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो ये हो गया समतल दर्पण से वस्तु कहीं पर रखी गई हो, मतलब बिंदु रूप में वस्तु उपस्थित हो सकती है या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो सकती है, कुछ लंबाई हो सकती है, उसके प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, उस प्रतिबिंब के गुण क्या हैं। इससे जुड़ी कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं। जैसे आपतित प्रकाश किरण के मार्ग में विचलन देखा जाए, जैसे यहां पर अभी हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास समतल दर्पण है, यहां पर आकर के प्रकाश किरणें गिर रही हैं, ये प्रकाश किरणें, तो ये हो गया हमारे पास समतल दर्पण। प्रकाश किरणें आकर के गिर रही, तो प्रकाश किरण ये इधर आकर के गिर रही है, प्रकाश किरण इधर आकर के गिर रही है, तो इसको इधर जाना चाहिए था। कुछ इस तरह से सीधे जाना चाहिए था इसे, लेकिन परावर्तन होगा तो क्या होगी, यहां से टकराने के बाद इधर वापस लौट जाएंगी, टकराने के बाद इधर वापस लौट जाएंगी। तो टकराने के बाद अगर इधर वापस लौटेंगे तो क्या होगा, ये तो आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। यहां पर अभिलंब खींच लेते हैं हम लोग, एक ये अभिलंब खींच लिया गया। तो हम लोगों को पता है ये जो कोण बनेगा ये आपतन कोण बनेगा आई, तो अगर ये आई होगा तो इसको भी आई लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से, आई बराबर आर। अब हमें ये देखना है कि जाना इधर था, इस तरफ जाना था, जा इधर रही है, तो ये अपने पथ से इतना विचलित हुई है, इसी को कहते हैं विचलन, जिसे डेल से प्रदर्शित किया जाता है। और डेल बराबर कितना होगा, तो पूरा कोण यहां से यहां तक 180 बनेगा, उसमें से 2i घटा देंगे, तो इसे लिखा जाता है पाई माइनस 2i या 180 माइनस 2i। तो याद रखेंगे। और ये किस दिशा में होता है, तो ये नापा जाता आपतित प्रकाश की जो दिशा होती है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा जाता है, वामावर्ती दिशा में मापा जाता है। तो ये होता है डेल, क्या होगा, डेल होता है आपतित प्रकाश किरण के मार्ग में विचलन, परावर्तित किरण की दिशा में, मतलब परावर्तित किरण की दिशा तक ले जाएंगे। तो इधर देखो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, डेल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो पाई माइनस 2i लिखेंगे। तो याद रखेंगे अगर कोई आपतित किरण समतल दर्पण पर आपतित होती तो कितना विचलित होती, तो पाई माइनस 2i या 180 माइनस 2i लिखा जाता है। 180 डिग्री में लिखना चाहे तो 180 लिखेंगे, नहीं पाई माइनस 2i लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, आपतित किरण या दर्पण के घूर्णन पर परावर्तित किरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए दो अलग अलग केस हम लोग डिस्कस करते हैं कि दर्पण को अगर फिक्स कर दिया जाए। केस नंबर 1 हमारे पास है, यहां पर ये दर्पण है, ये कोई दर्पण बनाया गया है, ये है दर्पण, समतल दर्पण हो गया। केस नंबर ए है जब दर्पण को फिक्स किया गया है, यहां पर दर्पण क्या है, दर्पण स्थिर है, स्थिर है, दर्पण स्थिर है, परावर्तित किरण जो आपतित किरण है उसको घुमाया जा रहा है। तो मान लेते पहले कुछ इस तरह से आ रही थी आपतित किरण, कुछ इस तरह से आपतित किरण आ रही थी पहले, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर अभिलंब खींचे तो अभिलंब कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह का अभिलंब बनेगा हमारे पास ये, और इसकी जो परावर्तित किरण होगी कुछ इस दिशा में चली जाएगी, ये होगा इनिशियल कंडीशन है। लेकिन अगर हम लोग इसमें ये है, ये इधर से आ रही थी इधर चली जाएंगी, आई बराबर आर होगा। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा घुमा देते हैं, थोड़ा घुमाने का मतलब क्या है, अब प्रकाश किरण यहां से आकर के आपतित होती, दर्पण फिक्स है, दर्पण तो घूम नहीं सकता, तो ये कुछ ऐसा है, यहां पर आ रही प्रकाश किरण और तो इधर की तरफ जाएंगी। तो इनमें विचलन के बारे में हम लोग देखना चाहते हैं कितना विचलन होगा। तो ये इधर जा रही है और ये इधर हो गई। तो ये है पुरानी आपतित किरण, ये पुरानी परावर्तित किरण, ये नई आपतित किरण है, ये नई परावर्तित किरण है। तो ये इधर की तरफ घुमा, तो इसमें घूर्णन क्या हुआ, मान लेते हैं ये घूर्णन हुआ ओमेगा, ठीक है। तो जितने से ये इधर घूम जाती हैं, ये घूर्णन कैसा है, तो ये घूर्णन है वामावर्ती घूर्णन, वामावर्ती घूर्णन,
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो घूर्णन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। ये ओमेगा जितने कोणीय वेग से इधर घूमेंगे उतने कोणीय वेग से इधर घूम जाएंगे। तो ओमेगा क्या है, तो यहां पर ओमेगा है दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती। तो अगर हम दर्पण को फिक्स रखें और आपतित किरण को घुमाते हैं तो आपतित किरण जिस कोणीय वेग से घूमती है उसके विपरीत दिशा में उतने ही कोणीय वेग से परावर्तित किरण भी घूम जाती है। मतलब अगर ये कोण थीटा होगा तो ये वाला कोण भी थीटा रहेगा। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरे केस के बारे में अगर बात करें, बी पॉइंट, आपतित किरण को फिक्स रखे, दर्पण को घुमा दें, तो उसके लिए हम लोग एक नया केस बनाते हैं। पहले ये शुरुआत का दर्पण है, स्टार्टिंग में दर्पण कुछ ऐसा था। आपतित किरण बना देते हैं, ये आपतित किरण आ रही थी, इनिशियल आपतित किरण भी थी। ये आपतित किरण तो अब की बार बदलने वाली है नहीं, तो आपतित किरण को हम लोग ठीक से बना देते हैं। यहां पर अभिलंब भी खींच लेते हैं, ये अभिलंब खींच लिया, इधर ये अभिलंब हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया। अब हम इसे परावर्तित करवाना चाहते तो परावर्तित किरण कुछ इस तरह की होगी। परावर्तित किरण कैसी होगी, तो परावर्तित किरण ऐसी होगी, कुछ ऐसा होगा परावर्तित किरण के साथ, ऐसा। तो ये हो गई परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है। अब क्या किया गया, दर्पण को घुमा दिया गया। पहले दर्पण ऐसा था, ये है दर्पण। तो ये था दर्पण की स्थिति, दर्पण की प्रारंभिक स्थिति थी। अब दर्पण को जब घुमा दिया जाएगा तो दर्पण को अगर मान लेते थीटा से घुमा दिया गया, कुछ ऐसे दर्पण को घुमाया गया। ठीक है, तो जब दर्पण को घुमाया जाएगा तो दर्पण की अब नई कंडीशन ये आ गई, नई स्थिति ये है, ये ऐसा है। ये इधर घुमाया गया, मान लेते कुछ इस तरह से घुमाया गया थीटा से। तो जो परावर्तित किरण का घूर्णन होता है, परावर्तित किरण इधर अगर मान लेते अब आएगी, तो परावर्तित किरण इधर आती तो यहां पर जो घूर्णन होता है वो 2 थीटा का होता है। अगर ये क्लॉकवाइज होगा, दक्षिणावर्ती होगा, तो ये भी दक्षिणावर्ती घूर्णन ही होता है। तो अगर आपतित किरण को स्थिर रखा जाए, उसकी मतलब स्थिति परिवर्तित ना करें और दर्पण को घुमा देते थीटा कोण से, तो जिस कोणीय वेग से घुमाया जाता दर्पण को, उसके आधे कोणीय वेग से, उसके दुगुना कोणीय वेग से जो परावर्तित किरण होती है वो घूर्णन करती है। मतलब थीटा कोण से अगर घुमा है दर्पण तो 2 थीटा कोण से परावर्तित किरण घूर्णन करेगी या घूम जाएगी। तो यहां पर ये 2 थीटा का विचलन हुआ, मतलब पहले स्थिति ये थी, अब स्थिति में क्या हुआ, 2 थीटा का विचलन निकल के आया है। तो यहां पर यही था, आपतित किरण जो थी वो दर्पण का अगर घूर्णन कराया जाता तो परावर्तित किरण के घूर्णन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला केस हुआ, दर्पण फिक्स था, आपतित किरण की दिशा हम लोगों ने बदली, तो थीटा कोण घुमाया तो परावर्तित किरण थीटा कोण घूम गई, लेकिन वो दिशा विपरीत थी। यहां पर दिशा समान है, थीटा कोण घुमाया दर्पण को तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे यहां पर बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे किसी कोण थीटा पर झुके 2 समतल दर्पणों के मध्य स्थित अगर कोई वस्तु है तो उसके प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पहले केस के बारे में। सबसे पहला केस है, फार्मूला जो काम करते हैं, जो फार्मूले लिखे जाते हैं उनके बारे में हम अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ केस डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पर एक दर्पण रखा गया, एक दर्पण यहां रखा गया, दोनों समांतर दर्पण है एक दूसरे के साथ। तो अगर ये समांतर दर्पण होंगे, इनके बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाती है, इनके बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाती, मान लेते हैं यहां कहीं पर कोई वस्तु है, ये दूरी x है और ये दूरी y है, ये वस्तु हमारे पास रखी गई। अब ये देखना है इससे प्रतिबिंब बनेंगे कितने। तो हम लोगों को पता है कि जो ये वस्तु है, यहां पर ये दर्पण मान लेते हैं M2 है, ये दर्पण M1 है। तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा, पहले M2 के बारे में बात करें तो M2 से जो प्रतिबिंब बनेगा यहां कहीं पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, तो ये O' हो गया मान लेते हैं। M2 ने बनाया है, तो M2 ने बनाया है, O' बनेगा, तो ये y दूरी पर बन जाएगा यहां पर। ठीक है, और ये भी बनाएगा इसे, तो x दूरी पर ये पीछे की तरफ बनाएगा, ये x दूरी पर पीछे की तरफ बनाएगा, ये O' हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक एक परावर्तन के पश्चात बने। अब इस दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा, ये वाला वस्तु काम करेगी इस दर्पण के लिए, दोबारा से प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब लगातार बनते जाएंगे। तो जब 2 दर्पण समांतर रखे जाते हैं तो यहां जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अनंत बनते हैं, प्रतिबिंब जो बनते हैं वो अनंत बनते हैं, प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर बात करें, यहां पर पहले फार्मूला बना लेते हैं कि फार्मूला क्या है। तो फार्मूला लिखा जाता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय में थीटा, और इसका महत्तम
वैल्यू ली जाती महत्तम पूर्णांक मान। ये जो ब्रैकेट लगा है महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करता है। मैथ्स में हम लोगों को पता होता है कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, जैसे लिखा है 2.1 और इसके ऊपर महत्तम पूर्णांक फलन लगाया जाता है तो पूर्णांक बाहर दे देगा 2। और अगर बात करें यहाँ पर लिखा गया है 2.9 भी लिखा होता है तो भी ये 2 बाहर करेगा। मान लेते 5.1 लिखा गया है तो ये 5 बाहर निकाल देगा। 9.9 लिखा गया है तो भी यहां से 9 बाहर आएगा। तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का ये मतलब है इंटीजर वैल्यू तक लेगा ये। तो अगर इसको निकाला जाए, मान लेते हैं ये n निकल के आता है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं दो केस के बारे में। पहला, n अगर सम है, n अगर सम है तो n अगर सम होगा तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब उनकी जो संख्या लिखी जाती है वो n-1 लिखी जाती है। ठीक है। बी पॉइंट में है n विषम हो, तो n विषम होता है तो इसके दो अलग अलग केस बन जाते हैं। पहला, दूसरा। पहला बन जाता है कि अगर थीटा कोण पर दो दर्पण रखे गए हैं, वस्तु उनके बाइसेक्टर पर चली जाए, कोणार्धक पर रखी गई हो, कोणार्धक, कोण के अर्धक पर रखी गई होगी, कोणार्धक पर स्थित हो वस्तु। तो अगर कोणार्धक पर वस्तु स्थित होगी तो यहां पर जो प्रतिबिंब लिखे जाते हैं, प्रतिबिंब बराबर वो लिखे जाते हैं n-1, एक घटा के लिखते हैं। लेकिन अगर कोणार्धक पर ना हो, कोणार्धक पर वस्तु ना हो, कोणार्धक पर अगर वस्तु नहीं होगी तो क्या होगा, यहां पर जो प्रतिबिंब लिखे जाते हैं, प्रतिबिंब वो लिखे जाते हैं डायरेक्ट n। इस बात का ध्यान रखेंगे। तरीके और भी हैं लेकिन यहां पर बोर्ड के लिए हम बात कर रहे हैं तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ फार्मूला है, फार्मूला याद रखेंगे। अगर मान लो एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहें कि एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं एक दर्पण इस तरह से रखा गया है, ये एक दर्पण रखा गया है, दूसरा दर्पण इस तरह से रखा गया है, 90 डिग्री पर एक दूसरे पर रखे गए हैं। यहां कहीं पर कोई वस्तु है O, और बात करें यहां से कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो हम यहां से कह सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 90। ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, 0 0 कैंसिल हो गए और यहां पर लिखा जाएगा 6। 6 कैसा है, तो सम संख्या है, तो प्रतिबिंब कितने लिखे जाएंगे, 6 - 1 बराबर 5 प्रतिबिंब बनेंगे। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है। एक और कैलकुलेशन करनी है, एग्जांपल डाल के हम लोग लिख देते हैं। 72 डिग्री का एंगल बना हो, ठीक है, और वस्तु कोणार्धक पर नहीं है, वस्तु कोण अर्धक पर नहीं है, कोणार्धक पर नहीं है, पर नहीं है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये खुद बताना है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि दर्पण के सापेक्ष वस्तु का वेग और प्रतिबिंब का वेग कैसे लिखा जाता है। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो अगर हम लोग यहां पर एक दर्पण बनाएं, यहां पर दर्पण बना दिया गया, ये दर्पण है हमारे पास, ये दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया। यहां पर वस्तु होती हम लोगों को पता है, ये वो O हो गया, तो ये जितनी दूरी पर होता है यहां पर भी वो उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। तो ये अगर हम लोग लिखना चाहते हैं इधर का, यहां से यहां तक की दूरी XOM है ये, ठीक है, ऐसा लिखना चाहें तो यहां पर ये लिखा जाएगा, तो ये क्या होगा, XIM होगा। इस तरह से लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में लगा करके। तो यहां से हम लिख सकते हैं XOM जो बनेगा वेक्टर फॉर्म में वो -XIM होगा। यहां पर लिखेंगे तो XIM लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ये X और OM ये क्या है, तो ये है वस्तु का स्थित सदिश दर्पण के सापेक्ष। लिख देते हैं दर्पण के सापेक्ष वस्तु का स्थित सदिश है ये, दर्पण के सापेक्ष वस्तु का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। ठीक है। और ये क्या है, तो ये है दर्पण के सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का स्थित सदिश, प्रतिबिंब का या प्रतिबिंब की स्थिति या स्थित सदिश जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, ये बनेगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इधर की दूरी धनात्मक तो उधर की ऋणात्मक, उधर की धनात्मक तो इधर की ऋणात्मक। अगर हम लोगों को साइन कन्वेंशन याद हो क्लास 10th का, तो प्रकाश की रे इधर से जाएंगी तो इधर वाली डिस्टेंस प्लस लिखी जाएगी, इधर वाली माइनस लिखी जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब अगर यहां से इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं इसका,
तो x का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो यहां पर वेग मिलेगा, तो वेग मिलेगा वेलोसिटी, ये वेग होगा किसका, वस्तु का, किसके सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष। इसे बराबर लिखेंगे तो माइनस लगा के लिखेंगे v, यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, im लिखा जाएगा। अब अगर हम लोग यहां पर सापेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट लगाएं तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं vo वेक्टर माइनस vm वेक्टर इज इक्वल टू माइनस vi वेक्टर लिख सकते हैं, माइनस यहां लिख सकते हैं vm वेक्टर, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। फर्दर सॉल्व करें इसे तो vo वेक्टर, या फिर इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, अलग अलग कंडीशन के लिए वैल्यू अलग अलग निकल के आती है, तो जैसा भी दिया गया हो उसके लिए हम लगा सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला कब लगेगा, तो याद रखेंगे दर्पण की सतह के लंबवत, दर्पण की सतह के जब लंबवत हम चलते हैं तभी ये फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट बी पॉइंट, ये पॉइंट हो गया कि दर्पण की सतह के लंबवत चल रहे हों। दूसरा पॉइंट है दर्पण की सतह के अनुदिश अगर चल रहे हों तो क्या होगा, तो यहां पर ये दर्पण बना लिया गया, ये दर्पण है हमारे पास और इसके सामने वस्तु रखी गई है, कुछ इस तरह से चल रही है। यहां वस्तु O है, इधर जा रही है VO से, तो यहां पर जो प्रतिबिंब होता है वो VI से अगर चल रहा है तो हम ये कह सकते हैं VO वेक्टर जो निकल के आता है VI वेक्टर निकल के आता है। इनकी दिशा भी एक जैसी होगी, उनके परिमाण भी एक जैसे लिखे जाएंगे। तो इनकी सतह के जो अनुदिश होते हैं घटक, उनको हम बराबर कर सकते हैं अगर अलग अलग घटकों के रूप में भी दिया जाए, कोण बना रहा हो तो। जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, कोण बना रहा होता है कोई वस्तु, यहां कुछ इस तरह से ऐसी कोई वस्तु है, इधर कोण बनाते हुए जा रही, तो इसका एक घटक इधर आएगा, एक घटक इधर आएगा वस्तु का। यहां मान लेते हैं V से जा रही, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसका एक घटक तो इधर रहेगा, दूसरा घटक इधर रहेगा, मतलब ये इधर की तरफ जा रही होगी। ठीक है, तो इन घटकों को हम बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये अनुदिश घटक हैं। ये बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होंगे, तो माइनस साइन के साथ इन्हें बराबर लिख सकते हैं। तो ये होता है दर्पण के सापेक्ष वस्तु के वेग और प्रतिबिंब के वेग में संबंध। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। यहां पर हम लोगों ने बात किया थीटा कोण पर अगर दो समतल दर्पण झुके हों, जैसे यहां पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये यहाँ एक समतल दर्पण, ये दूसरा समतल दर्पण है, यहां कहीं पर वस्तु रखी गई हो तो उसके लिए प्रतिबिंबों की संख्या कैसे कैलकुलेट की जाती, कुछ इस तरह से लिखी जाती है। फिर हम लोगों ने देखा आपतित किरण, अगर दर्पण इनमें से कोई एक घूर्णन करता है तो उसके सापेक्ष परावर्तित किरण का घूर्णन कैसे होता है। दर्पण फिक्स कर दिया जाए, आपतित किरण घूमती है तो उसके विपरीत दिशा में उतने ही कोणीय वेग से परावर्तित किरण घूम जाती है। दर्पण घूमता है तो उसके दोगुने कोणीय वेग से घूमती है, लेकिन उसी दिशा में। यहां पर पढ़ा कि आपतित प्रकाश किरण के मार्ग में विचलन कैसे उत्पन्न होता है और विचलन का मान कैसे लिखा जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2i लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 2i, डिग्री में लिखना चाहे तो डिग्री में लिखेंगे। और यहां पर हम लोगों ने बात किया कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे कराया जाता है। बिंदु वस्तु होती है तो कैसे परावर्तन होता है, परावर्तन के नियम पढ़े हम लोगों ने, फिर परावर्तन के प्रकार पढ़े और फिर हम लोगों ने देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो ये इंट्रोडक्शन की क्लास ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे कराया जाता है और उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तैयारी करेंगे आगे स्टूडेंट जाकर के नीट या जेईई की तैयारी करेंगे, उनके लिए कुछ पॉइंट्स थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। यहां पर अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, आवर्धन पढ़ेंगे और उनसे जुड़ी कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। टिल देन आई विश यू